नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। ये कहानी है बिहार के उस काले अध्याय की जो जाति की आग में जल उठा था। 27 मई 1977 का वो दिन सुबह 11 बजे के आसपास बिहार के बेलछी गांव के लिए बहुत भयानक दिन था। पटना जिले से महज 90 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव कुर्मी जमींदारों का गढ़ था। वहां के दलित मजदूर मुख्य रूप से पासवान और मुसहर समुदाय के थे। दलित समुदाय सालों से जमीन के हक, मजदूरी बढ़ाने और सामाजिक सम्मान के लिए लड़ रहे थे। इस लड़ाई का चेहरा थे सिंहेश्वर पासवान, जिन्हें लोग प्यार से सिंघवा भी कहते थे। वो एक साधारण मजदूर था, लेकिन उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि वो कुर्मी जमींदार महावीर महतो को चुनौती दे रहा था। लेकिन क्या पता था कि उसकी ये हिम्मत गांव को राख में बदल देगी। 1970 का दशक बिहार के लिए आग का दौर था। 1971 से 1976 तक भोजपुर, नालंदा और औरंगाबाद में जातीय हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी थी। दलित और पिछड़े समुदाय जमीन और मजदूरी के लिए जमींदारों से टकरा रहे थे। इस दौरान नक्सल आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था, जो दलितों की आवाज़ को समर्थन दे रहा था। बेलछी में भी यही कहानी थी। दलित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी उस समय 3 रुपए रोज भी नहीं मिलती थी। सिंघवा ने न सिर्फ मजदूरी बढ़ाने की मांग की, बल्कि बटाईदारी की जमीन पर दलितों का हक भी मांगा। ये बात गांव के दबंग कुर्मी नेता महावीर महतो को नागवार गुजरी। मई 1977 की शुरुआत में महावीर के एक आदमी ने दलितों के खेत से चोरी की। सिंघवा ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत दर्ज की। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सिंघवा के पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद महावीर महतो ने इसे अपनी बेइज्जती माना और सिंघवा को सबक सिखाने के लिए साजिश रचने लगा। महावीर महतो के दिमाग में था कि सिंघवा ही नहीं बल्कि पूरे दलित समुदाय को चेतावनी देना है। 27 मई 1977 की सुबह बेलछी गांव में सन्नाटा था। महावीर महतो ने सिंघवा को पंचायत के बहाने बुलाया, लेकिन जैसे ही सिंघवा अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा, महावीर महतो के 60-70 गुर्गों की भीड़ ने गांव को घेर लिया। महावीर के नेतृत्व में इंद्रदेव चौधरी और परशुराम धनुक जैसे लोकल गैंगस्टर भी शामिल थे। पहले सिंघवा पर हमला हुआ, उसे पकड़कर बांध दिया गया। फिर उसके साथ आए 10 अन्य लोग, 8 दलित, पासवान और मुसहर समुदाय और 3 सोनार समुदाय के निशाना बने। सबको पकड़ के हाथ पैर बांध दिया गया। महावीर महतो ने सबको पास के एक खेत में घसीटते हुए ले गया और वहां खड़े करके सबके ऊपर गोलियां चला दी। खेत में पहले से ही एक सामूहिक चितानुमा बना रखा था। सिंघवा और उसके साथियों को उस चिता में डाल के जिंदा जला दिया। एक 12 साल का मासूम लड़का गोली लगने के बाद भी जिंदा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हत्यारों ने उसे पकड़कर वापस आग में फेंक दिया। हवा में चीखें गूंज रही थी और हत्यारे आग के पास बैठकर तमाशा देख रहे थे। सिंघवा के ससुर जानकी पासवान इस नरसंहार के एकमात्र जीवित गवाह बने। उन्होंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा जब उनकी बेटी का पति और गांव के लोग जल रहे थे। जानकी ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को खबर दी, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इसे गैंगवार बताकर केस को दबाने की कोशिश की। 13 जुलाई 1977 को दलित नेता रामविलास पासवान ने लोकसभा में पीड़ितों की आधे जली हुई हड्डियां रख दी। पूरा सदन सन्न रह गया। रामविलास पासवान लोकसभा में बोले, ये हड्डियां चीख रही है। क्या हमारा देश इतना बहरा हो गया है वो हड्डियां तक नहीं देख पा रही है? उनकी इस हरकत ने केंद्र की जनता पार्टी सरकार को हिलाकर रख दिया। गृह मंत्रालय को मजबूरन इस मामले को जातीय हिंसा मानना पड़ा। साल 1977 में इमरजेंसी के समाप्ति के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी तक चुनाव हार गए। पहली बार केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी राजनीतिक संक्रमण और अस्थिरता के बीच
बिहार के बेलछी गांव में हिंसा की भयावह खबर आई, जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। बेलछी की गूंज जल्द ही संसद तक पहुंची। तब तमिलनाडु के तत्कालीन सांसद पार्वती कृष्णन ने संसद में इस नरसंहार पर प्रस्ताव रखा और इसे साफ तौर पर जातीय अत्याचार बताया। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इसे जातीय हिंसा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जातिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। चौधरी चरण सिंह का यह बयान, जिसमें साफ कहा था कि इस घटना में न जाति का कौन है और न ही संप्रदाय का, इस बात पर पार्वती कृष्णन ने गृह मंत्री की इस दलील का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि गृह मंत्री बिहार सरकार की पकी पकाई हुई रिपोर्ट पर भरोसा कर रही है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। उन्होंने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन बेलछी हत्याकांड को लेकर उठे जबरदस्त विरोध ने आखिरकार तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में इसे आपसी वर्चस्व का झगड़ा बताने वाले चौधरी चरण सिंह ने बाद में एक 8 सदस्यीय सांसद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता रामधन को सौंपी गई, जबकि दलित समुदाय से आने वाले रामविलास पासवान को भी इसमें शामिल किया गया। यह उल्लेखनीय था कि क्योंकि पासवान उसी दुसाध जाति से थे जिसके 8 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। 2 जुलाई 1977 को समिति ने बेलछी का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। संसदीय इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, क्योंकि शायद ही कभी सांसदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह किसी मामले की जांच की मांग की हो। 14 जुलाई को पेश की गई रिपोर्ट ने कई सच उजागर हुए। इसमें साफ लिखा था कि यह नरसंहार था और एक तरफा हिंसा हुई थी, जिसमें 8 दलितों की हत्या की गई थी। उनकी हत्या कथित तौर पर कुर्मी जाति के दबंग महावीर महतो और उनके साथियों द्वारा की गई थी। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट था कि यह मामला महज व्यक्तिगत रंजिश का नहीं, बल्कि जातीय हिंसा का था। दबंग किसान पक्के घरों में रहते थे, जबकि मारे गए दलित उनकी प्रभुत्वशाली मानसिकता का विरोध करते थे। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि पुलिस की निष्क्रियता और ढिलाई ने इस भयावह नरसंहार को होने से नहीं रोका। यह एक ऐसी आलोचना थी जो आज भी जातीय हिंसा के मामले में पुलिस के भूमिका को संदेह के घेरे में रखती है। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी के बाद चुनाव हारकर विपक्ष में बैठी इंदिरा गांधी के लिए यह घटना एक राजनीतिक अवसर बन गई। बेलछी पहुंचने के लिए वो दुर्गम रास्ते से, दिल्ली से पटना हवाई रास्ते से आती है। उसके बाद कार से, रोड खराब होने के कारण ट्रैक्टर से और यहाँ तक कि हाथी का भी सहारा लिया गया। इंदिरा का हाथी पर सवार होकर पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुँचना उनके राजनीतिक करियर का मास्टर स्ट्रोक माना गया था। लोगों को बेहद प्रभावित किया। साथ ही साथ हिंदी पट्टी में, जहां इंदिरा गांधी और कांग्रेस पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, वहीं इस घटना ने गरीबों और दलितों के बीच कांग्रेस को दोबारा राजनीतिक जमीन हासिल करने में मदद की। जून 1977 में जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बनाई थी, लेकिन इंदिरा गांधी की इस विजिट ने 1980 के चुनाव में कांग्रेस को 353 सीटों के साथ सत्ता में वापस ला दिया। जानकी पासवान की गवाही इस केस की रीढ़ बनी। उनकी बहादुरी ने साबित किया कि एक अकेली आवाज़ भी सिस्टम को हिला सकती है। 19 मई 1980 को पटना सेशन कोर्ट ने मुख्य आरोपी महावीर महतो और परशुराम धनुक को फांसी की सज़ा सुनाई। 15 अन्य महावीर महतो के साथी को उम्र कैद मिली। 11 जुलाई 1982 को पटना हाईकोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा। फिर नवंबर 1983 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सैयद मुर्तज़ा फजल अली की अगुवाई में फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। 2 दोषियों को फांसी दी गई और 9 को उम्र कैद। ये फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर था।
क्योंकि जातीय अत्याचार के मामले में फांसी की सजा बहुत दुर्लभ थी। सीमा के ससुर जानकी पासवान की हिम्मत ने न सिर्फ बेलछी के परिवारों को न्याय दिलाया बल्कि देश भर में दलितों की आवाज़ को ताकत दी। आखिरकार 9 नवंबर 1983 को महावीर महतो और परशुराम धानुक को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा हुई। इस घटना ने दलित और पिछड़े समुदायों को एकजुट किया। अप्रैल 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने 26% आरक्षण लागू किया, जो बिहार में सामाजिक न्याय की नींव बना। लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का उदय और नीतीश कुमार, जो कि कुर्मी जाति से ही आते थे, 1977 और 80 में हार इस नरसंहार की राजनीतिक गूंज थी। सवाल ये है, इस घटना के बाद बेलछी में क्या बदला? आज की स्थिति 2025 में बेलछी गांव की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। दलित परिवार आज भी गरीबी में जी रहे हैं। हाल के सर्वे बताते हैं कि बेलछी के दलितों के पास अब भी जमीन का मालिकाना हक नहीं है और जातिगत तनाव बरकरार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या बिहार में जाति प्रथा को ख़त्म करने का समय आ गया है? अगले वीडियो में मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।